ये कहानी है मिश्री की, जो एक 18 साल की अनाथ लड़की है और एक संस्था में रहती है। लेकिन उस संस्था में रहने वाली हर लड़की बनती है दासी नौकरानी। और एक बार दासी नौकरानी के लिए चुने जाने पर उस लड़की को संस्था में वापस नहीं लिया जाता है। मिश्री भी बनने वाली थी किसी की दासी नौकरानी, लेकिन उससे पहले आया उसके जीवन में एक अनदेखा तूफान, जिससे वो बन नहीं पाई दासी नौकरानी। कैसा तूफान आया मिश्री के जीवन में? क्या है ये दासी नौकरानी? क्यों बनती हैं लड़कियां दासी नौकरानी? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 1। रायपुर। एक आलीशान घर के बाहर शादी हो रही थी। घर लाइटों से जगमगा रहा था। दूल्हा मंडप के नीचे बैठा पूजा कर रहा था और अपनी दुल्हन के आने का इंतजार भी। दूल्हे के फेस पर कोई भाव नहीं थे। वो शांत बैठा बस पंडित जी के कहे मुताबिक पूजा कर रहा था कि तभी दूल्हे का छोटा भाई श्रेयांश उसके पास आया और बोला, क्या भाई ऐसे सीरियस बैठे हो, जैसे जंग पर जा रहे हो? आज तो थोड़ा मुस्कुरा दो। वेद ने श्रेयांश की तरफ देखा, फिर सामने दिखते हुए बोला, दादी कैसी हैं? श्रेयांश बोला, दादी एकदम खुश हैं और घर पर अपनी बहू का पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं। वेद ने गहरी सांस भरी और बोला, उनके पास सभी हैं ना? श्रेयांश बोला, जी भाई आप टेंशन मत लो। वेद फिर कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद पंडित जी बोले, कन्या को बुलाइए। 2 लड़कियां दुल्हन को लेकर के आईं। उन लड़कियों ने दुल्हन को वेद के बगल में बैठा दिया। वेद ने एक नज़र अपनी दुल्हन को देखा। लाल जोड़े में ईशा बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेद ने तुरंत अपनी नज़रें सामने कर ली। ईशा ने भी वेद को देखा तो वो बस वेद को देखती रह गई। क्रीम कलर की शेरवानी में वेद किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें, सुर्ख लाल होठ, पतली सी नाक, उफ! जो वेद को देखे बस दिखता रह जाए। ईशा को विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर उसकी शादी वेद से हो रही है। शिमला का मशहूर बिजनेसमैन, जो राजघराने से भी आता है, उसका होने वाला पति है। सोचते हुए ही ईशा के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। ईशा से रहा नहीं गया। वो वेद को छू के एक बार कंफर्म करना चाहती थी, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। ईशा ने धड़कते दिल के साथ वेद के पैर पर अपना हाथ रखा। ईशा की आंखें बंद थीं। वो आंखें खोलने से डर रही थी, कहीं ये सपना निकला तो? उसने आंखें खोली और सब गायब हो गया तो? लेकिन ईशा के साथ साथ वेद ने भी ईशा की छुअन महसूस करके अपनी आंखें भींच लीं और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें जल रही थीं। ये सामने जल रही अग्नि की रोशनी थी या फिर उसके अंदर की आग, कहना मुश्किल था। वेद ने ईशा से कुछ नहीं कहा, ना ही उसका हाथ हटाया, बस सामने जलती अग्नि को आप पलक देखता रहा। लेकिन वेद का फेस और डार्क हो गया था। उसके फेस पर जरा सी मुस्कान नहीं थी। लेकिन ईशा को अब विश्वास हो गया था, वो सपना नहीं देख रही है। वो बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा हो गया। वो कब से ये सपना सजाए बैठी थी, उसकी शादी वेद रघुवंशी से होगी। दोनों की शादी वेद की दादी ने बचपन में ही तय कर दी थी, इसीलिए ईशा बचपन से ही वेद से शादी के सपने सजा रही थी और आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था। ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका हस्बैंड वेद रघुवंशी होगा, इतना सुंदर, इतना अमीर। उसकी सारी सहेलियां जल के राख हो जाएंगी। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। मंत्रों की आवाज़ चारों तरफ घूम रही थी। एक तरफ शादी हो रही थी, दूसरी तरफ ईशा के पापा मुरली जी विदाई की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बारात शिमला से आई थी और बारात को तुरंत विदाई करके वापस भी जाना था। मुरली जी विदाई का सारा सामान कार में रखवा रहे थे कि वेद के पापा महेश जी उनके पास आए और बोले, भाई साहब ये सब आप क्यों करवा रहे हैं, सर्वेंट कर लेंगे। मुरली जी मुस्कुरा के बोले, अरे मेरी इकलौती बेटी की शादी है, कोई सामान छूट ना जाए, बस इसीलिए सब अपनी आंखों के सामने करवा रहा हूँ। महेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, आप चिंता मत करिए, कुछ छूट भी गया तो कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे कितना मना किया, ये सब मत दीजिए, पर आपने बोला ये आपका आपकी बेटी के लिए प्रेम है तो मैं शांत हूँ। लेकिन शादी के बाद मैंने रिसेप्शन रखने का सोचा है और उसमें मैंने आप सभी के आने के लिए फ़्लाइट की टिकट पहले से बुक करवा दी है, आप उसके लिए मना नहीं करिएगा। मुरली जी मुस्कुरा दिए और हाथ जोड़ के बोले, ठीक है, लेकिन शादी पूरी होने में कुछ पल रह गए हैं, कोई कमी तो नहीं रही? महेश जी मुरली जी के हाथ पकड़ते हुए बोले, ऐसी
बात नहीं है भाई साहब, आपका इंतज़ाम बहुत अच्छा है। क्या कहूँ, इतनी जल्दी मैं आपसे शादी के लिए बोला और आपने मेरी बात का मान रख लिया। मुरली जी बोले, ये शादी तो बचपन से तय थी, तो हाँ तो करना ही था। महेश जी मुस्कुरा दिए। फिर मुरली जी बोले, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। महेश जी बोले, जी बिल्कुल। मुरली जी ने फिर अपनी वाइफ को इशारा किया तो उनकी वाइफ एक लड़की को ले आई। मुरली जी उस लड़की का परिचय महेश जी को देते हुए बोले, भाई साहब, ये मिश्री है, ईसा की दासी नौकरानी। ये दहेज में ईसा के साथ जाएगी। महेश जी हैरान हो गए। उन्होंने उस लड़की को देखा। 18 साल की मासूम सी लड़की दहेज में जाएगी। उनके होश उड़ गए। वो तुरंत बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुरली जी बोले, ये हमारे ख़ानदान की प्रथा है। हमारे यहाँ लड़की की शादी में दासी नौकरानी उसके साथ भेजी जाती है। महेश जी बोले, भेजी जाती होगी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब इस परंपरा को निभाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है, इसीलिए आप इस बच्चे को हमारे साथ ना भेजें। मुरली जी परंपरा के नाम पर भड़क गए और अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोले, आप ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, बहुत पैसा और नाम कमा लिया तो अपने रीति रिवाज परंपरा को भुला दिया। लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, मर जाऊँगा लेकिन अपनी परंपरा को नहीं टूटने दूँगा। होंगे आप किसी राजघराने से, पर मैं भी इस शहर का नामी आदमी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। आज तुम इस दासी नौकरानी के लिए मना कर रहे हो, कल को हमारी और परंपरा निभाने के लिए मना करोगे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुरली जी की बढ़ती आवाज़ सुनकर महेश जी को भी गुस्सा आ गया और वो बोले, रीति रिवाज के नाम पर मासूम लड़कियों की बलि देना क्या ये उचित है? लड़की 18 साल की भी नहीं लग रही है। पढ़ने लगने की उम्र में आप इसे दासी नौकरानी बनाना चाहते हैं, इसका पूरा जीवन ख़त्म करना चाहते हैं और इसे अपने रीति रिवाज कहते हैं। कैसी छोटी सोच है आपकी। मुरली जी और गुस्सा गए और बोले, बस, मैं और अपने रीति रिवाज के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। जिस मिट्टी में पले बड़े, आज उसी मिट्टी से जुड़े रीति रिवाज को छोटी सोच बोल रहे हो। मुरली जी की बात सुन के 2-4 लोग और आ गए और महेश जी से बोले, आप हमारे रीति रिवाज को गलत बोला। महेश जी भी डंके की चोट पर बोले, हाँ बोला हो आप लोग गलत। परंपरा के नाम पर मासूम जिंदगियों की बलि देते हो। मैं क्या दासी नौकरानी का मतलब नहीं समझता? मेरा भी जन्म इसी शहर में हुआ था, अच्छे से जानता हूँ। जिस भी इंसान को दासी नौकरानी बनाया जाता है, भले उसे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी अपने मालिक के अधीन हो जाती है। उसका खुद का कोई परिवार, कोई जीवन नहीं होता। और इस परंपरा को तुम लोग अभी तक निभा रहे हो। अभी तक तुम्हारी सोच नहीं बदली। बेचारी ये बच्चियां अनाथ हैं, नहीं समझती, इसीलिए पैसे के लिए दासी नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो तुम लोग फ़ायदा उठाते हो, इनका शर्म नहीं आती? मुझे तो आज अपनी माँ के फैसले पर शर्मिंदगी हो रही है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने आपको जबान दी कि वेद की शादी आपकी बेटी से होगी। अगर माँ की जबान का लिहाज ना होता तो कभी आपकी बेटी से अपने वेद की शादी ना करवाता। ऐसी छोटी सोच के लोग मुझे अपने आसपास बिल्कुल नहीं चाहिए। महेश जी की बात सुन के मुरली जी और उनके साथी महेश जी को मारने के लिए आगे बढ़े। मुरली जी ने महेश जी का कॉलर पकड़ लिया और एक तमाचा लगा के गुस्से में बोले, क्या बोला तूने? सभी लोग सुन से पड़ गए। मिश्री भी हैरान हो गई। वो तो लड़ाई होते देख डर से रोने लगी थी। अंदर शादी चल रही थी और बाहर ये क्या होगा आगे? क्या वेद और ईशा की शादी हो पाएगी? क्या वेद अपने पिता के अपमान को शांति से झेल जाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।